हेलो स्टूडेंट्स पढ़ाई का एंगल में आपका एक बार फिर से बहुत ज़्यादा वेलकम मैं करता हूं और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपने जो है 3.1 एक्सरसाइज के पहले 5 क्वेश्चंस अच्छे से एनसीईआरटी के सॉल्व कर लिए होंगे। मैंने अपने पिछले वीडियो में वही करके दिखाए थे। चलिए कंटिन्यू करते हैं आगे और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 3.1 क्वेश्चन 6 से आगे कंटिन्यू करूँगा। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। हम आ गए अपने क्वेश्चन 6 पे। देखिए क्वेश्चन 6 में है क्या, उसको देखो सॉल्यूशन तो हम करेंगे, बट सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन 6 में भी जो है मैं आपको एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताना चाहता हूं कि भाई जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो क्या होता है। देखिए ध्यान रखिए, जब दो मैट्रिसेस इक्वल होते हैं तो उसमें उनके फिर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होते हैं, मतलब उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देते हैं। तो ये प्रॉपर्टी आप जरूर ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी कह लो या रूल कह लो, इसको चलो रूल लिख लेते हैं। रूल, व्हेन two matrices are equal, then their corresponding elements are equal। तो स्टूडेंट सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको दो मैट्रिसेस इक्वल दिए हुए हैं तो आपको करना क्या है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट कर देना है, उसी से आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसा कि 6 क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में आप स्टूडेंट्स देखिए, मेरे पास दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। अगर मैं आपके सामने आपको दिख ही रहा होगा, मेरा पहला मैट्रिक्स है 4x 3 5, ये इक्वल है y1 z और 5 के। तो उस रूल को जो मैंने आपके सामने लिखा हुआ है उसको अगर हम फॉलो करें तो दैट इम्प्लाइज आपको क्या करना है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करना है। मतलब 4 जो है ये इक्वल हो जाएगा y के, तो यू विल गेट 4 इज इक्वल टू y कॉमा, इसी तरह 3 जो है वो इक्वल हो जाएगा z के, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स 3 इज इक्वल टू z। यहाँ जाते हैं, आपका x जो है वो इक्वल हो जाएगा 1 के, सो x वुड बी इक्वल टू 1 एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट आप देखो आपके सामने ये आपका 5 5 तो इक्वल है, ये दोनों पहले से इक्वल है तो इनको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप चाहो तो लिख भी लो, उसकी कोई खास वैसे मतलब नहीं है। तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू इस क्वेश्चन में निकालनी थी। क्वेश्चन 6 में 3 पार्ट दिए हैं और तीनों में मैट्रिसेस इक्वल हैं। तो यहाँ पर मैंने फर्स्ट पार्ट कर दिया आपके लिए, देयरफॉर आपका आंसर आया x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 3। तो आपने सिंपली कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट किया और आपके मैट्रिसेस इक्वल होने के बाद एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई। इसी टेक्निक को यूज़ करते हैं अपने सेकंड पार्ट के लिए। तो ये मैं आ गया अपने सेकंड पार्ट पे। अब देखिए सेकंड पार्ट का मैट्रिक्स एक बार नोट करते हैं। x प्लस वाई, देन वी हैव 5 प्लस z, 2xy इज इक्वल टू 6 5 2 8 इज इक्वल टू 6 5 2 and 8। तो इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, तो आप इक्वेट करेंगे तो x प्लस वाई वुड बी इक्वल टू 6। इसको हम फर्स्ट इक्वेशन सपोज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। इसी तरह ना चलें आगे। देखिए 2 इज इक्वल टू 2, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल है, तो आपको देखिए 2 जो एलिमेंट है स्टूडेंट्स ये आपका हुआ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम A12, तो वो 2 इज इक्वल टू 2 यहाँ पर भी है, तो उसकी कोई वैल्यू हम निकाल नहीं पाएंगे तो उसको छोड़ देते हैं। सिमिलरली देखिए यहाँ पर 5 प्लस जेड वुड बी इक्वल टू 5, 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो अगर आप इसे सिंप्लीफाई करें दैट इम्प्लाइज जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर वैल्यू ऑफ जेड इज 0। आपको जेड की वैल्यू मिल चुकी है ऑलरेडी 0। इसी तरह लास्ट अगर कॉरस्पॉन्डिंग पेयर इक्वल करें एक्स वाई इज इक्वल टू 8, ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब बेसिकली देखिए z तो मेरा आ चुका है, मुझे एक्स वाई जेड निकालना था स्टूडेंट्स। तो मैं क्या करता हूँ 1 और 2 को सॉल्व करके एक्स और वाई निकाल लेता हूँ। कैसे निकाले, फ्रॉम 1 आप देखिए अगर y की वैल्यू निकालेंगे तो आएगी 6 माइनस एक्स। पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन 2। आप सेकेंड इक्वेशन में y की वैल्यू पुट कर दो तो हो जाएगा x इंटू वाई की वैल्यू है 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। इसको आप फर्दर सॉल्व करें, x मल्टीप्लाई कर दीजिए
6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। फर्दर सॉल्व करेंगे, you get x square minus 6x plus 8 is equal to 0. So obviously स्टूडेंट्स हम लोगों को मिल गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो जिसके फैक्टर्स हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से बना लेते हैं। तो अगर आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से फैक्टर्स इसके बनाएंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x, ये आपका मिडिल टर्म स्प्लिट हो गया। आई होप आप स्टूडेंट्स को मिडिल टर्म तो स्प्लिट करना आता ही होगा। x इंटू एक्स माइनस 4, एक्स कॉमन ले लिया, फिर माइनस 2 कॉमन लिया, फिर से x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपके पास टर्म्स आ गए, देखिए x माइनस 4 कॉमन आ गया तो फैक्टर्स बन गए x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। सो बेसिकली आपके पास x की दो वैल्यूज आ गई 2 और 4। अब देखिए x की दो वैल्यूज आ गई तो y की भी दो आएंगी। सो व्हेन x इज इक्वल टू 2 देन y इज इक्वल टू, देखिए y क्या था मेरा आपके सामने, देखिए y था 6 माइनस एक्स। सो व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, इसमें x आप पुट कर देंगे 2, so y is 4। इसी तरह से when x is equal to 4 then again y is 6 minus x, x को आप 4 पुट करेंगे, 6 minus 4 2। तो मतलब जब x 2 है तो y 4 आ रहा है, और जब x 4 है तो y 2 आ रहा है। और z मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ, देखिए स्टार्टिंग में निकाल दिया था मैंने z 0, ये देखिए रेक्टेंगल में z आपका 0 बना हुआ है, तो ये आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो मेरे आंसर्स की अगर बात करें तो मेरा आंसर हुआ x is equal to 2, y is equal to 4 and z is equal to 0। एक तो मेरा ये आंसर हो सकता है, और या फिर हो सकता है x is equal to 4, y is equal to 2 and z is equal to 0। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। देखिए जुड़े रहो पढ़ाई का एंगल के साथ, यहाँ पर आपके लिए जैसे मैं पिछले कुछ वीडियो से बोल रहा हूँ, और एनसीईआरटी पूरी में सॉल्व करने वाला हूँ आपके लिए, साथ ही साथ वन शॉट वीडियोस भी आपको देने वाला हूँ, ताकि आपको ना चैप्टर के कॉन्सेप्ट भी सब अच्छे से समझ आ जाए, अच्छे से चैप्टर भी समझ आ जाए, आपको कहीं इधर उधर ज़्यादा भटकने की जरूरत ना पड़े। प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट सीबीएसई के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब मैं आपके लिए करने वाला हूँ यहाँ पर। तो जुड़े रहो इस चैनल के साथ, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो। चलो अब चलते हैं आगे, ये हमारा हो गया सेकेंड पार्ट। अब मैं आ गया अपने इसी क्वेश्चन के थर्ड पार्ट पर। आज का जो कॉन्सेप्ट हमारा फिर हो गया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। टू मैट्रिसेस आर इक्वल, इफ टू मैट्रिसेस आर इक्वल देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर आल्सो इक्वल। ये आपके लिए ध्यान देने वाली बात। अब थर्ड पार्ट पे आ जाते हैं। थर्ड पार्ट पे मेरा जो क्वेश्चन है x प्लस वाई प्लस जेड, मेरा मैट्रिक्स जो हो गया x प्लस वाई प्लस जेड, देन मेरे पास है y प्लस जेड एंड x प्लस जेड, कॉलम में y प्लस जेड एंड x प्लस जेड, ये मैट्रिक्स हो गया, एंड दैट इज इक्वल टू, ये मेरे पास इक्वल है 9, 5 और 7 के। सो दिस इज इक्वल टू 9, देन वी हैव 5 एंड देन वी हैव 7। तो इक्वेटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट, फिर से आप कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को स्टूडेंट्स इक्वेट कर दो। तो इक्वेट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, आपके पास आएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इसी तरह आपके पास आएगा y प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ये आपका सेकेंड इक्वेशन हो गया। और x प्लस जेड जो है वो 7 है, ये आपका थर्ड इक्वेशन हो गया। अब अगर आप स्टूडेंट देखें फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन को, देखिए फर्स्ट इक्वेशन में y प्लस जेड पूरा आ रहा है, ये देखिए। तो यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ, y प्लस जेड की वैल्यू 5 पुट कर सकता हूँ, तो मेरे पास ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू 9। आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, यूजिंग 2 in 1। सेकेंड इक्वेशन से y प्लस जेड की वैल्यू आपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दी, तो y प्लस जेड 5 हो गया, x प्लस 5 आपका 9 आ गया, एंड दैट वुड गिव यू x इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4। तो हमें x बाय जेड निकालना था, x हमारा निकल गया। अब देखिए x की वैल्यू आप थर्ड इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पुट x इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 3। तो अगर आप पुट करेंगे तो 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7 एंड दैट वुड गिव यू z इज इक्वल टू 3। अब z को आप सेकेंड में पुट कर सकते हैं, पुट z इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 2। सेकेंड इक्वेशन है y प्लस जेड 5, तो y प्लस जेड आपका 3 है, दैट इज इक्वल टू 5। सो फ्रॉम दैट you get y is equal to 2. So therefore your final answer is x is equal to 4, y is equal to 2 and z is equal to 3. So I hope students आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये हमने फिनिश कर लिया अपना क्वेश्चन नंबर 6।
बेस्ड अपॉन दिस इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस स्टूडेंट्स, जो कि आपको लगी रहा होगा बहुत आसान है, मेरे पास 7th क्वेश्चन भी इसी पे बेस्ड है। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 की बात करूं तो ये देखिए आपके सामने क्वेश्चन 7 पे मैं आ गया। इसका भी सोल्यूशन करने की हम कोशिश करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। अब देखिए यहाँ पे भी क्लियरली मेंशन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द गिवन इक्वेशन। तो अगेन एक मैट्रिक्स इक्वेशन है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, सेम वही कॉन्सेप्ट, दोनों तरफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आप इक्वेट कर दो। तो जब इक्वेट करोगे तो आपके पास आएगा a माइनस बी इज इक्वल टू -1, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। इसी तरह आपके पास आ गया 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई। थर्ड इक्वेशन के लिए देखेंगे आप 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, इक्वेशन नंबर 3। और अगर फोर्थ इक्वेशन देखेंगे आप 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 4। अब सिंपली देखिए करना क्या है, अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को साइमल्टेनियसली सिंप्लीफाई कर लूँ तो मेरे पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। तो 1 और 2 को सॉल्व करने के लिए मुझे सिंपली क्या करना है, सब्ट्रैक्टिंग 2 फ्रॉम 1। आप सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट में से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो फर्स्ट इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल टू -1, सेकेंड है 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। हमें मालूम होना चाहिए, सब ट्रैक करते हैं तो नीचे साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस वाला स्टूडेंट्स प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। अब a माइनस 2a बन गया, ये व्हाट इज ये माइनस 2a माइनस a। यहाँ पर आपका देखिए माइनस b है और ये प्लस b हो गया, अब तो ये आप कैंसिल आउट हो जाएंगे और इक्वल टू क्या बचेगा, -1 माइनस 0 इज -1, इस तरीके से। तो आपकी जो a की वैल्यू है वो 1 आ गई। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन 1, पुट वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1 में आप पुट कर दीजिए। 1 था a माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो अगर a को 1 डालेंगे तो 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1। यहाँ से आ गया b इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2, तो आपकी जो b की वैल्यू है वो आपके पास 2 आ गई। सो यू गेट b इज इक्वल टू 2। मेरे पास a भी आ गया, b भी आ गया। देखिए a की वैल्यू अगर आप 3 में पुट करेंगे तो आपके पास c की वैल्यू भी आ जाएगी। सो पुट वैल्यू ऑफ a इन 3 में पुट करते हैं। देखिए 3 था 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो अगर a को 1 पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5। और यहाँ से आ गया c इज इक्वल टू 5 माइनस 2 3। a को हमने कितना पुट किया, इसमें 1 पुट किया, तो ये 2 हो गया, 2 प्लस सी 5 एंड c इज 3। इसी तरह से अब मैंने c निकाल लिया है 3, c की वैल्यू में इक्वेशन 4 में पुट करता हूँ, उससे d आ जाएगा। सो पुट वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन 4 स्टूडेंट्स, 4 तो पुट कर दीजिए आप। तो 3c प्लस डी इज 13, ये थी, चलो लिख लेते हैं एक बार, 3c प्लस डी इज 13। आप c को देखिए 3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 प्लस d इज इक्वल टू 13, दैट वुड गिव मी 3 3 9, 9 प्लस d इज इक्वल टू 13 एंड दैट वुड गिव मी d इज इक्वल टू 4, d इज इक्वल टू 4 बिकॉज 13 माइनस 9 इज 4। सो देयरफॉर आपका फाइनल आंसर आता है यहाँ पे आपके पास a is 1, b is 2, c is 3 and d is 4। तो ये आपके फाइनल आंसर आ जाते हैं, c is 3 and your d is 4। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी इजीली समझ आ गया होगा और इसके थ्रू आपने कॉन्सेप्ट भी समझ लिया होगा विच इज़ योर कॉन्सेप्ट ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, जहाँ पर आप मैट्रिसेस को में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करते हैं और उससे आप अननोन वेरिएबल्स की वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन 7। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ स्टूडेंट्स। क्वेश्चन 8 एनसीईआरटी। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन 8 की बात करते हैं। A इज इक्वल टू Aij n क्रॉस n इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ। देखिए इससे पहले बता दूं स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होती हैं। मतलब कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 3 ही रोज हैं और 3 ही कॉलम्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। या फिर कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसमें 2 रोज 2 कॉलम्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, इस तरह से। तो देखिए जब मैं लिखता हूँ Aij इज इक्वल टू m क्रॉस n, तो यहाँ पर m आपकी नंबर ऑफ रोज है और n आपके नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तभी होगा जब m और n क्या होंगे, इक्वल। क्योंकि अगर m और n इक्वल होंगे तभी तो रोज और कॉलम सेम होंगे ना, क्योंकि m रोज दर्शा रहा है और n आपका कॉलम्स बता रहा है। तो बहुत ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर आपका सी पार्ट हो जाता है। सो इसके अगर मैं सोल्यूशन की बात करूं तो योर आंसर इज सी पार्ट, m इज इक्वल टू n। आई होप स्टूडेंट आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा और इसी बहाने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब भी पता लग गया, इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स।
चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। अब देखिए 9 क्वेश्चन फिर से आपका जो है इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस पे बेस्ड हो गया, तो इसको फिर से करते हैं। सॉल्यूशन 9, विच ऑफ द गिवन वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। आपको देखिए दो मैट्रिसेस दिए हुए हैं और हमसे पूछा ही जा रहा है कि जो चार ऑप्शंस दिए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन के वैल्यूज के लिए ये दो मैट्रिसेस इक्वल होंगे। तो भाई हम क्या करते हैं, हम दोनों मैट्रिक्स को इक्वल अज्यूम करके वैल्यूज निकाल लेते हैं, उससे पता चल जाएगा। सो लेट दोनों मैट्रिक्स इक्वल करते हैं। 3x + 7 y + 1 5 2 - 3x this is equal to 0 8 y - 2 एंड 4। तो ये मैंने मैट्रिक्स इक्वल कर लिए। तो अब आपको पता है जब मैट्रिक्स हम इक्वल करते हैं तो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल करते हैं। तो अगर हम कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स को इक्वल करें तो मेरे पास आएगा 3x + 7 = 0। इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो देखिए कितना आ रहा है, 3x = -7 और यहाँ से आ गया x = -7/3। x की वैल्यू आ गई -7/3। इसी तरह आप देखें मेरे पास है 5 = y - 2। इसको अगर आप सॉल्व करें तो आपका आता है 5 + 2 = y एंड दैट वुड गिव यू y = 7। आपका y की वैल्यू 7 आ गया। फर्दर सॉल्व करें, अगर आप y + 1 = 8 एंड दैट वुड अगेन गिव यू y = 7। तो y आपका देखिए 2 बार 7 आ गया, तो मतलब y की वैल्यू 7 है। ऐसा अब तक लग रहा है, लेट्स सी आगे क्या होता है। लास्ट है मेरे पास 2 - 3x = 4। यहाँ से x निकालते हैं। सो मेरे पास आ गया 2 - 4 = -3x। दैट वुड गिव मी -3x = -2 एंड दैट वुड गिव मी x = 2/3। अब आप देखिए आपके पास x की दो अलग अलग वैल्यूज आ रही हैं। एक आपके पास वैल्यू आ रही है x की -7/3 और यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ रही है 2/3। तो भाई ये तो फिर पॉसिबल नहीं हुआ। x की वैल्यू या तो 2/3 होगी या -7/3। y तो 7 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a पार्ट इसका आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि a पार्ट के हिसाब से तो -1/3 है, वो तो वैसे ही कहीं नहीं आ रहा। अगर हम देखें c पार्ट को तो उसमें y 7 है और x -2/3 है, वो भी नहीं हो सकता बिकॉज x मेरा कहीं से भी -2/3 नहीं आ रहा है, तो ये भी हट गया। अगर हम बात करें d पार्ट की, x इज -1/3, y इज -2/3। अगेन ऐसा देखिए ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा कैलकुलेशन करने के बाद, तो बड़ी सीधी सी बात है, मेरा ऑप्शन हुआ बी, मतलब x y की ऐसी कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती जिसके लिए दो मैट्रिक्स इक्वल हो। तो आपका ऑप्शन क्या होगा, देयरफॉर ऑप्शन बी इज करेक्ट। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्वेश्चन भी समझ आया होगा। चलिए चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इस एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन। देखिए ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और देखिए एमसीक्यूज की तो बड़ी वैल्यू है। अब आपको पता है लास्ट जो पैटर्न था सीबीएसई का, उसमें आपके जो 20 क्वेश्चन है पहले, उसमें से पहले 18 एमसीक्यू है, आपको मालूम ही है ये, और लास्ट के दो सर्च एंड रीजन है, तो वो भी कहीं ना कहीं एमसीक्यू कैटेगरी के माने जाएंगे। ऑप्शन तो उसी तरह से दिए होते हैं उसमें, तो आप बड़े ध्यान से एमसीक्यूज को सीरियसली लेके समझ के करना है। इसमें एक प्रोटीन बताओ, तुक्के वुक्के मारने की कोशिश मत करना, पूरा फोकस करो अपने कॉन्सेप्ट को, चैप्टर्स को पक्का करने पे, मजबूत करने के लिए। अगर आप आपके चैप्टर्स मजबूत होंगे, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे, तो फिर आपको तुक्के मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब भाई कैसे स्ट्रांग करोगे कॉन्सेप्ट्स, पढ़ाई का एंगल सब्सक्राइब कर लो, इसको लगातार देखो, आपको वीडियोस मिलेंगे, सीखो समझो। चलो बहन इस क्वेश्चन की बात करते हैं। द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विद ईच एंट्री 0 और 1 इज। क्या मतलब है, एक 3x3 का मैट्रिक्स है। देखिए कितने एलिमेंट्स होंगे 3x3 के मैट्रिक्स में, मैंने डे 1 वाले वीडियो में बताया था इसमें कि अगर आपके मैट्रिक्स का ऑर्डर 3x3 है तो टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। मल्टीप्लाई कर देते हैं रोज इनटू कॉलम, तो 9 के 9 एलिमेंट्स हैं। आप ऐसे कितने 3x3 के मैट्रिक्स बना सकते हैं जिनमें या तो 0 लिखा हुआ या 1। मैं एग्जांपल देता हूँ ऐसे एक मैट्रिक्स का। अगर मैं ऐसे एक मैट्रिक्स का आपको एग्जांपल दूं तो ये एक एग्जांपल हो सकता है। इस मैट्रिक्स में या तो 0 होंगे या फिर 1 ही होंगे। ऐसे पता नहीं कितने सारे हो सकते हैं, वो सारे आपको बताने हैं। मतलब ये नहीं हो सकता कि सारे 0 हो, ये भी हो सकता है कि सारे 1 हो, कहीं पे भी 1 कहीं पे 0, ऐसा भी हो सकता है। तो ये तो बड़े सारे केस बन जाएंगे, काउंट करके तो मैं नहीं कर सकता। यहाँ पे काम आएगा जो 11th में हमने पढ़ा था, फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग। कैसे काम आएगा, देखिए मैंने आपको अभी एग्जांपल दे दिया। क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स है, देखिए समझिएगा ध्यान से, क्योंकि 3x3 का मैट्रिक्स है तो टोटल नंबर ऑफ यहाँ पे प्लेसेस टू बी फिल्ड कितनी है, 9 प्लेसेस है, और हर इंडिविजुअल प्लेस पे या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। इसका मतलब क्या हुआ, दैट ईच of the
9 places can be filled in 2 ways, either by 0 और by 1। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ आएगा, या तो 0 आएगा 1 आएगा हर प्लेस पे। तो हर प्लेस पे जो है उसको 2 वेज में फिल किया जा सकता है, लेकिन टोटल कितनी प्लेसेस है? 9। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस, देखिए एक प्लेस को मैं 2 वेज में भर सकता हूं, तो मैंने 2 वेज में भर दिया, मेरे पास 9 प्लेसेस हैं, तो यानी कि ये 9 टाइम्स आने वाला है, क्योंकि हर प्लेस 2 वेज में फिल होगी ना फिर। 6, 7, 8 and 9. So your answer is 2 raised to power 9 and that is nothing but 512. So in that case D part is your answer. So therefore option D is correct. तो स्टूडेंट देखो दोबारा समझाया तो 3 क्रॉस 3 के मैट्रिक्स में टोटल 9 एलिमेंट्स होते हैं, सिंपल सा है, और हर एलिमेंट जो है वो या तो 0 से भरा जाएगा या 1 से, यानी कि हर एलिमेंट है उसको लिखने के 2 ही तरीके हैं, या तो 0 या 1। तो अगर एक एलिमेंट को लिखने के 2 तरीके हैं तो आगे वाले जो और 8 है वो भी 2 ही तरीकों से लिखे जाएंगे। इसलिए फंडामेंटल रूल ऑफ काउंटिंग से सारे के सारे 9 एलिमेंट्स में मैंने 2 × 2 × 2 मतलब पहले एलिमेंट को 2 वेज में किया 2, दूसरे को 2 वेज में किया 2, तीसरे को 2 वेज में किया 2, ऐसे करते करते 9 के 9 एलिमेंट्स इस तरह से मैंने वेज बनाए होंगे, और 2 की पावर 9 आ गया, एंड 2 की पावर 9 इज नथिंग बट 512। तो आपने देखा ऐसे जो मैंने एग्जाम्पल आपके सामने लिखा है, एक एग्जाम्पल लिखा है, ऐसे 512 मैट्रिसेस आप बना सकते हैं अगर आप हिट एंड ट्रायल से जाएंगे, तो ऑब्वियसली नॉट पॉसिबल। तो एनी हाउ इसका आंसर हमारा हो गया डी पार्ट। तो स्टूडेंट्स ये हमारा फिनिश हुआ आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 3.1। इसके मैंने क्वेश्चन 6 to आज भाई कर दिया आपके लिए 10 तक। अब 1 से 5 अगर देखनी है तो हमारे चैनल को विजिट करो, वहाँ पे वीडियो पड़ा हुआ है, उस वीडियो को देखो समझो, तो आपको पूरी एक्सरसाइज बढ़िया से समझ आएगी। अब इंतजार करो मेरे अगले वीडियो का, क्योंकि अगली वीडियो में मैं आपके लिए लेने वाला हूँ नेक्स्ट एक्सरसाइज के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सॉल्यूशन, इनफैक्ट सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस। तो स्टूडेंट्स पढ़ाई का एंगल पे, पढ़ाई का अपना जो एंगल है उसको बड़ा ही बड़ा करते जाओ, मेहनत करने से मत डरो और इस चैनल के साथ जुड़े रहो। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।